हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययनम अकेडमी। दिस इज मोहित भूषण। गाइस, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड द कॉन्सेप्ट इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। गाइस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब होता है साधन। क्या होता है? साधन। सो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन के साधन क्या है, किस तरह कम्युनिकेशन की जा सकती है। राइट? तो चलिए चार्ट के थ्रू देखते हैं। सो बेटा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो होते हैं। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट? अब वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? बेटा, वर्बल कम्युनिकेशन होता है रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। कहने का मतलब यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम अपने आप को, यदि हमें किसी से कुछ कहना है, किसी को कुछ बयां करना है, हमें अपना कोई मैसेज भेजना है, तो बेटा हम अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस करेंगे? मेनली वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे। क्या कहा मैंने? जब कभी भी हम वर्ड्स के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी व्यक्ति के सामने, तो उसे कहा जाता है वर्बल कम्युनिकेशन। यदि मैं आपको कुछ बोलकर बता रहा हूं, आई एम यूजिंग वर्ड्स। यदि मैं आपको कुछ लिखकर भेज रहा हूं, तो आई एम यूजिंग वर्ड्स। अगर मैं आपको सामने कोई पिक्चर दिखा रहा हूं, उसमें भी वर्ड्स का ही यूज हो रहा है। आप जैसे मूवीज देखते हैं, प्रोग्राम, सीरियल्स देखते हैं, तो बेटा इन सभी कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। राइट? बात करें बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कभी भी शब्दों का प्रयोग नहीं होता। इसमें हम वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस कभी नहीं कर सकते खुद को। तो बेटा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बेटा आपकी बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, राइट, आपका आई कांटेक्ट एटसेट्रा। तो जब कभी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है बेटा, तो हम बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट, इनकी बात करते हैं। कुल मिला के शब्दों को यूज नहीं करते हम कम्युनिकेशन करते वक्त। एग्जाम्पल के लिए, जब कभी भी मानिए आपकी मम्मा ने आपको डांट लगा दी, ठीक है? अब मम्मा दो तरह से डांट लगा सकती है। एक, जब उन्होंने कुछ बोला, जब उन्होंने वर्ड्स बोले, है ना, तो बेटा आप चुप हो गए, डर गए, ठीक है? और अगर आपकी मम्मा ने आपको आंखें दिखा दी, ऐसे करके आंखें दिखा दी, तो कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे डर जाते हैं और वो चुप हो जाते हैं, ठीक है, मतलब मान गया वो। तो बेटा जब मम्मा ने बोला या आपके टीचर ने बोला, टीचर का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, तो बेटा बोला तो दैट इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जब बोला नहीं, दूर से ही या तो आंखें दिखा दी या फिर ऐसे करके, यानी कि इसका क्या मतलब है कि पिटाई होगी, है ना, या फिर ऐसे करके दिखा दिया, तो बेटा इसे हम कहेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ? ठीक है? सो बेटा वी हैव टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में बेटा ये चारों आते हैं, नॉन वर्बल में आई हैव टोल्ड यू व्हाट वी टॉक अबाउट। ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बेटा इन्हें हम समझते हैं थोड़ा सा कि ये चीजें हैं क्या डिटेल्स में। The means or methods of communication as is evident from the figure above are broadly classified into verbal communication, ठीक है, entails use of words to convey messages either in speech or through writing. As I've told you, we'll have to use the words to convey our message, okay? And second is non-verbal communication where messages are communicated through body language. Body language में क्या आ जाते हैं बेटा? आपके facial expressions आ जाते हैं, आपके gestures आ जाते हैं। Gestures का मतलब है हाव भाव, ठीक है? There are a variety of modes through which one can communicate, most of which you may be familiar with and may have also used or been the recipient of at some point of time. Okay? Verbal communication. तो बेटा आपका first concept है verbal communication. It is a written or spoken message that uses words to exchange ideas or information. ठीक है? सारी बात वही है बेटा कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए, या तो राइटिंग के थ्रू या फिर स्पीकिंग के थ्रू। राइट? वर्ड्स आर सिलेक्टेड इन फ्रेजेस। वर्ड्स या तो बेटा फ्रेजेस में हम बात करते हैं, या सेंटेंसेस में बात करते हैं, या पैराग्राफ्स में बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट द वर्बल कम्युनिकेशन इज ट्राइंग टू अचीव। राइट? द मीन्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर, अब बेटा कौन कौन से हैं वर्बल कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन,
विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है बेटा? रिटन कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे कि मानिए आपको लेटर भेजा गया, ठीक है, रिटन में भेजा गया, कोई मेमोरेंडम भेजा गया, सर्कुलर भेजा गया, कुल मिला के आपके पास एक रिटन फॉर्मेट में कोई चीज आई जिसे आपको पढ़ना है। ठीक है, यू आर द रेसिपिएंट, यू आर द रिसीवर, राइट? तो बेटा वो हो गया रिटन कम्युनिकेशन। दूसरा ओरल कम्युनिकेशन, जब आप किसी से डायरेक्टली बात करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, अपने ऑफिस में बात करते हैं, स्कूल कॉलेज में बात करते हैं, तो जब आप किसी से डायरेक्टली बात करते हैं उसे हम कहते हैं ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हमें फटाफट रिप्लाई मिलता है, फटाफट इंस्टेंट हमें फीडबैक भी मिलता है। ठीक है, विजुअल कम्युनिकेशन, बेटा विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके सामने कोई चार्ट लगा दिया गया, कोई फिगर लगा दी गई, कोई मैप लगा दिया गया, कोई डायग्राम लगा दिया गया, और मैंने आपसे कहा चलिए इसको देखिए, इसको समझिए, इसको पढ़िए और मुझे बताइए। तो सामने जो चीज आपके है, आपने वो देखकर क्या सीखा, क्या समझा, आप वो मुझे बता पाएं, ठीक है, या फिर आप वो चीज समझ पाएं, तो बेटा उसे हम कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बेटा, जिसमें ऑडियो मतलब सुनाई भी दे, विजुअल मतलब हम देख भी पाएं, तो ऐसी कम्युनिकेशन को ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे आजकल फिल्म्स, सीरियल्स हम देखते भी हैं, साथ ही साथ हम सुनते भी हैं, सो दैट इज कॉल्ड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। रिटन कम्युनिकेशन नंबर 1, वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी, आई एम अगेन टेलिंग यू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। सो नंबर 1 इज written communication. In the written form it may require drafting of letters. अब बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम बात करें रिटन फॉर्म की, तो इसका क्या मतलब है? ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर्स एंड सर्कुलर्स, प्रपोजल्स, मेमोज एंड बिजनेस रिपोर्ट्स ऑफ वेरिंग काइंड्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में अगर हम राइटिंग की बात करते हैं, तो राइटिंग सेक्शन में जनरली हमें लेटर्स ड्राफ्ट करने होंगे, सर्कुलर्स ड्राफ्ट करने होंगे, प्रपोजल्स लिखने होंगे, मेमोज बनाने होंगे, बिजनेस रिपोर्ट्स ड्राफ्ट करनी होंगी, राइट? एडवांटेजेस क्या है बेटा, इसके फायदे क्या है रिटर्न के? सबसे बड़ा फायदा तो बेटा इसका ये होता है कि आपके पास प्रूफ होता है ना? क्या होता है बेटा? प्रूफ होता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर रिटन फॉर्म में दे दी जाती है तो वो एक प्रूफ की तरह काम करती है, वो चीज कालबद्ध हो जाती है, वो चीज परमानेंट हो जाती है। तो कोई भी चीज परमानेंट कब होती है? जब उसे लिखित फॉर्म में दिया जाए। ठीक है, वो चीज लीगल भी तभी होती है जब उसे लिखित फॉर्म में दिया जाए। यहां तक कि किसी भी चीज को सही या एक्यूरेट फॉर्म में अगर लिखना हो, आपके पास सोचने और समझने का समय होता है, आपके पास प्लानिंग का समय होता है रिटन में। तो ये कुछ इसके फायदे, एडवांटेजेस होती हैं। चलिए, it allows us sufficient time for planning. Yes, we get sufficient time for planning the document we propose to create. बेटा जो मैसेज, जो डॉक्यूमेंट हमें बनाना है, क्रिएट करना है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है उसे प्लान करने का। ठीक है, टेकिंग इनटू अकाउंट द पर्पस फॉर विच इट इज बीइंग रिटन। ठीक है, कि क्या पर्पस है लिखने का, ठीक है, क्रिएट करने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है उसे लिखने का, हमारे पास इन सभी चीजों का प्लान करने का समय होता है, राइट? नंबर 1। Number 2, it also enables us to revise the contents if we find them unsuitable for the recipient from the point of view of clarity and interest. बेटा कभी ऐसा भी मौका आता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, इस डॉक्यूमेंट में या इस रिटन मैसेज में कुछ चेंजेस होने चाहिए, है ना, ये सुटेबल नहीं है, इसमें वो क्लियर मीनिंग नहीं आ पा रहा जो रेसिपिएंट को चाहिए, सो विल हैव टू मॉडिफाई इट। तो यस, हम रिटन मेथड में मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बेटा कंटेंट्स को अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी एंड कंप्लीटनेस, राइट? Next, number 3, to display what we have written, we have a variety of recent and traditional trends to choose from. There is also a scope to use tastefully designed stationery for the purpose. बेटा आज के समय में रिटर्न मेथड, जो भी हमारा रिटर्न स्टफ है, उस रिटर्न स्टफ को दिखाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रेंड हैं जिनको हम चूज कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके पास एक कॉपी और पेन है, आपके पास एक पेपर और पेन है, और आपसे कहा जाए कि हाँ भाई आप कुछ एक स्टफ लिखकर दिखाइए, चलिए कोई पैराग्राफ या ऐसे लिखकर दिखाइए, सो बेटा यू मे यूज डिफरेंट स्केचेस, यू मे यूज डिफरेंट पेन्स, यस और नो। कहीं पर आप कैलीग्राफी में लिख रहे हैं, कहीं पर आप नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है, कहीं पर आप कर्सिव लिख रहे हैं, कहीं पर आप स्केचेस यूज कर रहे हैं, कहीं पर, मतलब एग्जाम में भी जब एक राइटिंग होता है, आप लोगों ने अपने डेफिनेटली जो स्कूल्स के एग्जामिनेशन दिए, कभी कभी आपने उसमें ग्रीन पेन यूज किया होगा, कभी ब्लैक पेन यूज किया होगा, कभी अंडरलाइन करने के लिए आपने कोई हाईलाइटर यूज किया होगा, ऐसा होता है, इट्स नॉर्मल। तो सोच के देखो बेटा कि हमें राइटिंग स्टफ को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, राइट? इसी प्रकार अगर आप ईमेल लिखते हैं या फिर अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो देखिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली भी आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक फॉर्म में कर सकते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हैं, राइट? साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब कितने फायदे हैं
डिस्प्ले करने के लिए किसी भी रिटर्न स्टफ को, ठीक है। आगे देखिए, द यूज ऑफ हेडिंग्स एंड बुलेट्स अनेबल अस टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए बेटा हम कई बार क्या करते हैं, हेडिंग्स लगाते हैं, बुलेट्स लगाते हैं, ताकि उस मटेरियल को हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइज कर सकें। आपके सामने एक स्लाइड है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, टॉपिक का नाम देखिए, टॉपिक का नाम आप देखेंगे थोड़ा साइज में बड़ा है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस की बात आई इसी टॉपिक में, तो एडवांटेजेस बेटा बोल्ड है, बिल्कुल है। अच्छा, फिर 1 2 3 मैंने बुलेट फॉर्म में लिखा या फिर नंबरिंग फॉर्म में लिखा, नंबर्स दे दिए, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर एक पैराग्राफ के रूप में समझाया जाए तो हो सकता है शायद कम समझ में आए, ठीक है, लेकिन अगर बुलेट्स या नंबर्स के फॉर्म में आपको दिया जाए तो समझ में ज्यादा आता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने एग्जामिनेशन में भी आप ज्यादा से ज्यादा बुलेट्स या पॉइंट्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके नंबरिंग फॉर्म में लिखा करिए। उससे मार्क्स हमेशा ज्यादा आते हैं वहां जहां पे राइटिंग स्टफ दिखाना होता है, सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव केस दिखाना होता है, ठीक है बेटा। Information in the written form may be filled or retrieved at our convenience. Its permanence facilitates prolonged correspondence. देखो मैंने आपको कहा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बेटा रिटर्न जो चीज होती है वो परमानेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। दैट फैसिलिटेट्स प्रोलॉन्ग्ड कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, लंबे समय तक रखी रहती है वो चीज, आगे भी काम आ सकती है, ठीक है। सो यस, वी टॉक्ड अबाउट द रिटन कम्युनिकेशन एंड द एडवांटेजेस। नेक्स्ट, नाउ वी हैव सम डिसएडवांटेजेस आल्सो। सबसे बड़ा तो बेटा मैं यही कहूंगा, क्या होता है बेटा, है भाई, टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप बेशक प्लान करके लिख रहे हैं, सोच करके लिख रहे हैं कि आपको देना क्या है, लिखना क्या है, क्या मैसेज करना है, बट अल्टीमेटली इट इज कंज्यूमिंग योर टाइम। टाइम तो ले रहा है। अगर आपको कोई बात बोलनी होती, आपके मन में एक मैसेज है, आप डायरेक्टली बोलकर अगर बताते हैं और वहां से इंस्टेंट रिप्लाई आता है, इंस्टेंट फीडबैक आता है, तो देखो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कितना सिंपल हो गया और कितना फास्ट हुआ, है ना। तो चलिए, तो बेटा क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी है। क्योंकि एक्सपेंसिव है कैसे भाई, स्टेशनरी यूज करनी पड़ती है, पेपर और पेन आपको चाहिए, ठीक है। अगर आप ईमेल लिखते हैं तो आपको कुछ तो चाहिए, आपको पीसी चाहिए या लैपटॉप चाहिए या स्मार्टफोन चाहिए, ठीक है। इट ऑल्सो टेंड्स टू सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ द सेंडर, like the assumptions or prejudices, and the delayed feedback makes it worse. अब बेटा राइटिंग में क्या है, डेफिनेटली आपको डिलेड फीडबैक तो मिलेगा भाई। आज आप लिख रहे हैं, फिर आप सेंड करेंगे, कब उसका रिप्लाई आएगा, तो इट टेक्स सो मेनी आवर्स, इट टेक्स सो मेनी आवर्स, मे बी सम डेज एज वेल। तो क्या होगा बेटा, डिलेड फीडबैक होगा। डिलेड फीडबैक होगा तो आपका जो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो थोड़े से और डिले हो जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो सेंडर है बेटा, सेंडर और रिसीवर दोनों के माइंडसेट अलग होते हैं। सेंडर के अपना माइंडसेट है, रिसीवर का अपना माइंडसेट है ना। तो सेंडर कई बार अपने माइंडसेट के हिसाब से लिखता है, ना कि रिसीवर के माइंडसेट के हिसाब से, और उसे लिखना कैसा चाहिए, रिसीवर के माइंडसेट के हिसाब से। अब उसकी अपने कुछ अजम्पशंस हैं, अपनी कुछ मान्यताएं हैं, अपने कुछ प्रेजुडिसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो लिखेगा तो बेटा कहीं ना कहीं रिसीवर को वो हो सकता है चीजें आहत करें, रिसीवर समझे ना, डिले करे समझने में, डिले करेगा फीडबैक देने में, और कम्युनिकेशन बेटा थोड़ा और खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे टर्म दी गई है, इट मेक्स इट वर्स, राइट। कम्युनिकेशन राइटिंग सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्ग्रुएंस विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब बेटा जब हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, तो देखिए अब जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, आंखें, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जो है रिटन कम्युनिकेशन में छुपी होती हैं, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं देंगी तो बेटा हो सकता है सामने वाला ठीक से न समझे। एक ही बात को बताने के बहुत से तरीके होते हैं। कई बार आपकी टोन, आपका एक्सप्रेशन, द वे यू आर स्पीकिंग, साथ ही साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी मूवमेंट्स, ये बहुत जरूरी हो जाती है बेटा वर्ड्स के साथ। कई बार आपके शब्द इतना काम नहीं करते जितनी आपकी बॉडी लैंग्वेज काम कर जाती है, बट ये चीजें बेटा हिडन होती हैं, ये चीजें बेटा एब्सेंट होती हैं। आई वुड से हिडन से अच्छा है कि मैं कहूंगा ये एब्सेंट होती हैं रिटन कम्युनिकेशन में। तो बेटा ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, राइट। बात करेंगे बेटा ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मैं कहूंगा सबसे ज्यादा यूज होने वाला कम्युनिकेशन का एक मीन्स है बेटा। हम अपनी लाइफ में सोच के देखिए, इतना लिखते नहीं है जितना बोलते हैं। सेम इज द केस इन बिजनेस कम्युनिकेशन। हम बेटा जितना ज्यादा बोल के काम कर लेते हैं ना, उतना लिख कर काम नहीं करते। इसका एक अच्छा कारण यह भी है कि जितना आप ओरल कम्युनिकेशन को फॉलो करोगे, उतना ही फटाफट आपको फीडबैक मिलेगा, उतना ही जल्दी आगे प्रोसेस काम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रिटर्न होगा उतना ज्यादा ही डिलेड फीडबैक भी मिलेगा, ठीक है। चलिए लेट्स लर्न अबाउट इट।
Oral communication. Research studies have shown that 80% of communication by executives of a company is in the oral form. 80% of the communication. सोच लीजिए 20% तो होगा writing में, but 80% is in oral form. ठीक है? That's good. The modes of oral communication include, अब बेटा modes कौन कौन से हैं oral communication में जो आते हैं, जैसे टेलीफोन और cellular phone, right? Messages, intercom, face-to-face discussion, meeting and conferences, presentation, dictaphone और dictation, कॉन्वर्सेशन, रेडियो पर बातचीत बेटा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, स्पीचेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, मानिए अगर कोई भी आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बेटा क्या किया गया, लोगों के सामने रखा गया कि हाँ भाई दिस इज द प्रॉब्लम। तो सभी के सभी क्या करते हैं बेटा, जिस व्यक्ति ने, मानिए अगर मीटिंग में आपका कोई मैनेजर है या टीम लीडर है, उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को रखा। अब क्या होगा, जितने भी इसके साथ एम्प्लॉयज बैठे हैं तो बेटा वो क्या करेंगे, वो सभी के सभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी माइंड में तूफान, दिमाग में तूफान, स्टॉर्म हो गया। तो बेटा सभी के सभी क्या करेंगे, फटाफट अपने क्या देंगे, आइडियाज देंगे, पॉन्डर करेंगे, कॉन्टेम्पलेट करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर कि ये हो सकता है, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मिनिस्ट्रीज में जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज होती है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसी मीटिंग्स होना बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, जितनी भी फर्म्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं बेटा, वो ये करती रहती है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। क्यों? क्योंकि ये जरूरी होते हैं कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कैसे अच्छे से अच्छी तरह से लॉन्च करना चाहिए, वो सभी चीजों के लिए, राइट। ग्रेप वाइन बेटा, इंटरव्यूज, राइट। तो ये सभी चीजें हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें बेटा अल्टीमेटली आपका ओरल फॉर्म फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे, चलिए। एवरी डे इन बिजनेस पीपल कम इनटू कॉन्वर्सेशन। ठीक है, लोग बेटा कॉन्वर्सेशन करते हैं एवरीडे लाइफ में। द सुपीरियर विद द सबॉर्डिनेट। बेटा जो सुपीरियर है, जो सीनियर है, वो अपने जूनियर से करता है, जो सीनियर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से करते हैं, जो जूनियर्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे से करते हैं, जो कस्टमर्स हैं वो बेटा सप्लायर से करते हैं, या जो सप्लायर्स हैं वो क्लाइंट से करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो हम अपनी डील लाइफ में कॉन्वर्सेशन पे कॉन्वर्सेशन ही करते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। इस वक्त यहां पर भी मैं आपसे बेटा क्या कर रहा हूं, कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास राइटिंग मेथड भी है, यानी रिटन फॉर्म भी है, आपके पास स्पोकन फॉर्म भी है, आपको हर तरह से पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, ये सब क्या है, ये सब है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। और जो मेरे जेस्चर्स हैं, हाव भाव हैं, ये बेटा क्या है, ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी उसका भी हम बात करेंगे। इट इज ट्रू दैट ऑल बिजनेस मैनेजर शुड बी अडेप्ट एट कम्युनिकेशन। इसका मतलब बेटा कि ये ट्रू है कि जितने भी बिजनेस मैनेजर्स हैं, जितने भी मैनेजर्स हैं, वो क्या होने चाहिए, अडेप्ट होने चाहिए, मतलब स्किल्ड होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, किसमें, कम्युनिकेशन में, प्रवीण होने चाहिए। सिंस दे हैव टू कम्युनिकेट टू वेरियस पीपल एट वेरियस प्लेसेस, वेरियस फैक्ट्स एंड फिगर्स, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ऑफ विच मे हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अपॉन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब बेटा अगर मैनेजर्स अडेप्ट होंगे, स्किल्ड होंगे, परफेक्ट होंगे कम्युनिकेशन में, तो बेटा क्या होगा, उनको अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों से बात करनी होती है, अलग अलग फैक्ट्स के बारे में उन्हें बात करनी होती है, फिगर्स के बारे में बात करनी होती है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल पर बात करनी होती है। और अगर ये चीजें एक मैनेजर के पास ना हो, अगर कम्युनिकेशन स्किल मैनेजर्स के पास ना हो, अच्छे से वो बात ना कर पाए, वो स्किल्ड नहीं है, दे हैव प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन, तो क्या वो ये सब डिस्कस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो बेटा वो इंपैक्ट करेगा, सीधा सीधा प्रभाव डालेगा बिजनेस के मैनेजमेंट पर। और अगर बिजनेस के मैनेजमेंट पर उसने एक बुरा प्रभाव डाला तो डेफिनेटली कंपनी को लॉस हो सकता है। ठीक है, बिजनेस को लॉस हो सकता है, राइट। बिजनेस कम्युनिकेशन इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। बिजनेस कम्युनिकेशन अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, बट आप लोग मत समझना डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है और आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट इट फ्रॉम द वेरी डे एक्टिविटी। देखो ये कितनी अच्छी बात लिखी गई है बेटा कि बिजनेस कम्युनिकेशन को आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी जो करते हैं बेटा, एवरीडे एक्टिविटी, ठीक है, उससे आप अलग नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए ये तो आपको अपनाना ही होगा। ऑफ बिजनेस पीपल एज इट हैज एक्वायर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल इन बिजनेस। ठीक है, तभी सोच के देखो बेटा एक अलग से टॉपिक बना दिया गया बिजनेस कम्युनिकेशन। हम जीवन भर कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस में कम्युनिकेशन करना,
बिजनेस में कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, व्यापार में किस तरह कम्युनिकेशन हो ताकि बिजनेस को बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट दिलाया जा सके। इसके लिए पूरा एक सब्जेक्ट बना दिया गया, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन, जो दुनिया भर में पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों में ये स्किल डाली जा सके कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, इट इज सेड अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल well conversant with the techniques and the art of communication in order to make his assignment a successful one. ठीक है, तो बेटा it is very important for a businessman to have a very sound knowledge, I would say, of communication. राइट तो इस पर आप भी काम करिए और बेटा अपनी लैंग्वेज को बढ़िया से बढ़िया बनाइए, क्योंकि कल को मानिए आपके इंटरव्यूज होंगे, आपको वहां क्या करना होगा? क्या आपको लगता है वहां पे आपको हिंदी में बात करनी होगी? नो, नेवर, you'll have to talk to the person in English. You will be an interviewee and interviewer is going to ask you questions in English. So you should be able to answer all the questions very effectively. तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। इसके बेटा बहुत एडवांटेजेस होते हैं क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन है, फटाफट काम होता है। ओरल कम्युनिकेशन सेव्स टाइम। ठीक है, इट्स टाइम सेविंग, इट इज सेड टाइम इज मनी। और बेटा क्या कहा जाता है? टाइम इज मनी। टाइम है, देखो टाइम क्या है? पैसा है। टाइम इज मनी, और ये क्या करता है बेटा? टाइम बचाता है। ठीक है, wherever and whenever action needs to be taken instantly or immediately, the best way to expedite action is to transmit necessary message orally. जहां पर हाथ के हाथ जरूरी मैसेजेस देने हैं, लिखने का मतलब रिटर्न का आप वेट मत करिए, डायरेक्टली आप वहां पे बोलिए, आपका काम होगा। सीधी सी बात है, यस और नो। अगर मुझे आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं क्यों वेट करूं कि पहले मैं आपको लिखूंगा फिर मैं आपको भेजूंगा? वहां पर इंस्टेंटली इमीडिएटली क्या किया जा सकता है? ओरल फॉर्म की हेल्प ली जा सकती है और हाथ के हाथ काम बेटा पूरा हो सकता है। राइट, नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक। यस, ओरल कम्युनिकेशन बेटा फीडबैक और क्लैरिफिकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। This process of communication helps the sender of the message to clarify each and every point instantly. और अगर ओरल कम्युनिकेशन चलती है तो ये हेल्प करता है सेंडर की, जो मैसेज भेज रहा है, टू क्लैरिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट इंस्टेंटली। हाथ के हाथ सेंडर रिसीवर को हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियरली समझा सकता है। ठीक है, The receiver at the same time can also express his opinion. Receiver भी हाथ के हाथ अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, अपने व्यूज, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसी वक्त इंस्टेंटली जो है बेटा जाहिर कर सकता है। He can ask for clarification, क्लैरिफिकेशन मांग सकता है wherever required and get himself satisfied, और खुद को सेटिस्फाइड कर सकता है। ठीक है, तो देखिए बेटा रिटन फॉर्म से बेटर ओरल फॉर्म है, नो डाउट, इसलिए इसको अपनाया जाता है। Oral communication helps to convey the message more appropriately with suitable tone, voice and use of words. देखो बेटा, जब कभी भी ओरल कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं बेटा ओरल कम्युनिकेशन करते वक्त, अपनी टोन, अपनी वॉइस और जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपरली यूज करते हैं, अप्रोप्रिएटली उनको यूज करते हैं। ठीक है, इट कैन इंस्टेंटली मेक द रिसीवर ऑफ द मैसेज अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, अगर आपने लिखा, मानिए कोई बहुत खुश है व्यक्ति, वो लिख रहा है ना, और उसने आपको एक रिटर्न फॉर्म दिया कि मैं बहुत खुश हूं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, है ना, और वो व्यक्ति आपके सामने खुद आके बोले आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो उसकी टोन, उसकी वॉइस, उसके एक्सप्रेशंस ज्यादा मैटर करेंगे। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी, बट आप उस व्यक्ति को सामने बोलता हुआ देखेंगे तो आपको ज्यादा खुशी होगी। ठीक है, वही चीज इसमें दी गई है। ओरल कम्युनिकेशन इज एन इफेक्टिव टूल ऑफ परसुएशन इन मैनेजमेंट। बेटा परसुएशन में बहुत अच्छा काम करता है। रिटन फॉर्म में आप किसी को परसुएड नहीं कर सकते, बोलकर आप किसी को परसुएड कर सकते हो, मना सकते हो। ठीक है, इट गिव्स अ पर्सनल टच, और जब आप बेटा परसुएशन का मेथड फॉलो करते हो कम्युनिकेशन में तो डेफिनेटली इट गिव्स अ पर्सनल टच टू द कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिक ऑल्सो। इकोनॉमिक मतलब बेटा किफायती होती है, महंगी नहीं होती। बोल लिया, बात खत्म, कुछ लगा ही नहीं। इट सेव्स मैन आवर्स टू बी स्पेंट इन प्रिपेयरिंग नोट्स। तो ठीक है बेटा, मैन आवर्स बचाता है ये, क्योंकि प्रिपेयर करने में नोट्स को टाइम तो लगेगा, अच्छा मैन आवर भी लगेगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से बचाता है, सर्कुलर से बचाता है। इट ऑल्सो सेव्स द स्टेशनरी। ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन की स्टेशनरी को भी बचाता है, नहीं तो कितने पेन, कितने पेपर्स, कितनी फाइलें, सोच के देखिए, यूज होती है इन द रिटन कम्युनिकेशन। राइट, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ओरल कम्युनिकेशन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लिसनिंग, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है बेटा वो लिसनिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। देयरफॉर बैड और पार्शियल लिसनिंग में अफेक्ट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द मैसेज। अगर रिसीवर ने बैड या पार्शियल लिसनिंग की, सपोज वो कुछ और भी काम कर रहा है, करते करते आपका मैसेज वो सुन रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो बेटा फिर प्रॉब्लम होगी। या उसने आपको ठीक से सुना ही नहीं, या जिस भाषा में सपोज आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं उसे इंग्लिश ही नहीं आती, देन व्हाट विल हैपन, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। उसने मैसेज ही नहीं समझा तो क्या ओरल कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? जी नहीं हुआ, ठीक है। सिंस द फीडबैक इज इंस्टेंट, और हम जानते हैं ओरल कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या होता है बेटा, इंस्टेंट होता है, हाथ के हाथ मिलता है। देयरफॉर द प्रोसेस में बिकम एक्सट्रीमली लेंदी। और अगर बैड या पार्शियल लिसनिंग होगी तो बेटा वो कहेगा दोबारा बताया जाएगा, दोबारा समझाया जाएगा, सारी फैक्ट्स दोबारा बताए जाएंगे, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। Some meetings go on endlessly without producing proportionate results. Oral communication generally has no record. देखो, कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होती, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। रिटन कम्युनिकेशन का फायदा ये है कि आपके पास क्या होता है, एक रिटन फॉर्म में अगर कोई चीज है तो वो बेटा लीगली हो जाती है ना, लीगली लायबिलिटी हो जाती है उसकी, ठीक है। बट ओरल में ऐसा नहीं है। किसी ने आज कुछ बोला, कल उससे पूछा गया तूने यही बोला था ना, वो मना कर देगा, तब आप क्या करोगे? बट अगर उसने लिखा दिया होगा तो यस वी कैन शो। Therefore, it is strongly recommended to confirm important oral messages in writing. तो कुछ भी important oral messages हैं उनको writing में जरूर लेना चाहिए, ठीक है। वन शुड हैव द सेम इन ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है राइटिंग में ले लेना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली द इकोनॉमी ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल। टेलीफोन कॉल्स अनलेस केप्ट ब्रीफ मे ऑल्सो कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। देखो बेटा, अगर टेलीफोन कॉल्स पे बात की जाए, मानिए सामने व्यक्ति नहीं है बट टेलीफोनिक कॉल कॉन्वर्सेशन हो रही है, वहां भी ओरल में बात हो रही है, ओरल कम्युनिकेशन है टेलीफोन पर भी, तो बेटा वहां क्या होगा, टेलीफोन का खर्चा तो बढ़ेगा। अगर ब्रीफ बातें नहीं होंगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें नहीं होगी, एग्जैजरेशन में बातें होगी, तो क्या होगा बेटा, इट वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, राइट। Unfamiliar accents and pronunciation used by regional variations in mother tongue interference often lead to temporary difficulties of the recipient for the recipient। अब इसमें क्या होता है बेटा, कई बार ये भी होता है, मानिए दो लोग आमने सामने खड़े हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, एक यूपी से बिलोंग करता है, एक हरियाणा से बिलोंग करता है, दोनों को हिंदी आती है बट यूपी वाले की हिंदी अलग है, हरियाणा वाले की हिंदी अलग है, सीधी सी बात है। तो जब वो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे तो बेटा रीजनल डिफरेंसेस आएंगे, टोन में डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट जो है ना बेटा, वो एक दूसरे के लिए अनफैमिलियर हो जाता है कई बार, तो ओरल कम्युनिकेशन वहां भी फेल हो जाती है, ठीक है। इन शॉर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल इन ऑर्डर टू डिराइव द बेनिफिट्स ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। तो बेटा इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ओरल कम्युनिकेशन करते वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें डिसएडवांटेजेस में भी बदल सकती हैं, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो व्यक्ति को ध्यान में रखनी होती है while having oral communication. I hope the concept is very much clear to you, right? चलिए बेटा, अब नंबर 3 आफ्टर written and oral we have the visual communication. Visual communication could be with words or pictures or a combination of both and includes। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, सपोज आपके सामने बेटा क्या है, ये स्लाइड है। अब मैं यहां से चला जाऊं, सपोज मैं यहां से चला गया और मैंने आपसे कहा कि बेटा सामने आपके स्लाइड है, अपने आप देखिए, अपने आप पढ़िए, अपने आप समझिए, है ना। तो एक तरह से क्या कर रहे हो आप बेटा यहाँ पे विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हो। मानो यहाँ पे मैं कोई ड्राइंग बना दूं, कोई भी मैंने ड्राइंग बना दी बेटा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग बना दी। अब मैंने आपसे कहा, ठीक है, ये आपका बेटा मैसेज है सामने, इसको देखिए जरा, तो आप समझ जाएंगे कि भाई छोटी सी कोई हट होगी, यहाँ पे एक छोटा सा वृक्ष है, ये ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, नीचे कुछ लोग हैं, मतलब कुछ भी जो भी आपने समझा, तो आपने बेटा इसको रिसीव किया। कैसे रिसीव किया? आपने विजुअली रिसीव किया, आपने देखा और देखकर आपने क्या कर लिया, उसे रिसीव कर लिया। तो ये होता है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो विजुअल कम्युनिकेशन में बेटा वर्ड्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, ओके। देखिए बेटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मानिए ग्राफ्स, आपके सामने ग्राफ है कि भाई मानिए आपके सामने कोई ग्राफ दे दिया गया और ऐसे आप देख रहे हैं कि हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। पॉपुलेशन का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है भाई 2000, सन 2000, 2005, 2010,
2015, 2020, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया गया भाई इतने करोड़, इतने करोड़, ठीक है, इतने करोड़, इतने करोड़। तो आप देख सकते हैं कि इतने करोड़ जनसंख्या जो है बढ़ गई, 1 करोड़ 2 करोड़ बढ़ती चली गई, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आपके सामने ग्राफ रखा गया है, देन यू कैन इजिली हैव द इन्फ्रेंस ऑफ दिस चार्ट, ठीक है, ऑफ दिस ग्राफ। तो आपके सामने बेटा ग्राफ हो सकते हैं, टेबल या चार्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, मॉडल्स हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन या स्लाइड्स, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है बेटा, विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। द मोड्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन आर यूजफुल टूल्स फॉर कन्वेइंग इंफॉर्मेशन इन अ मैनर दैट मेक्स द डाटा एंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स क्लियर एंड इजियर फॉर द रिसीवर टू फॉलो। दे कैन बी यूज्ड ऑन देयर ओन, ये अपने आप में ही यूज हो सकते हैं बेटा। इसके लिए आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो इसको समझाए। सामने आपके ग्राफ है, सामने आपके मैप है, आप अपने आप ही उसे देख के समझ सकते हो। यही तो है विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। But the maximum benefit can be gained from them if they are used as a complement of the main message, ठीक है, because they are more capable of attracting and retaining the attention of the receiver than speech। और देखो क्या होता है ना, अगर आपके पास कोई मैप आपको दिखाया गया, मैंने आपको ये दिखाया बेटा, एक ग्राफ दिखाया, अगर इसके साथ एक मेन मैसेज भी दिया गया हो तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन। अब इसका एक नेक्स्ट वर्जन है जो बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसे हम कहते हैं बेटा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग विजुअल कम्युनिकेशन is that the message conveyed using this mode is easily remembered। अब बेटा जो चीज आप देखते हैं ना, वो चीज आपके दिमाग में बस जाती है। आप एक बच्चे को दिखाते हैं, देखो कि भाई A for apple, अब आपने A for apple तो सिखाया, अब जब उसे आपने एप्पल दिखाया ना, तो वो एप्पल उसके मन में सेव हो गया, ठीक है। B for ball and then you showed the ball, C for cat and then you are showing a cat, and if you're not showing a cat then you can show the picture of the cat। Yes or no? तो बेटा जो भी चीज हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसे बोलते हैं GUI। तो जो चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आपको दिखाई जाती है, वो चीज आपके मन में क्या होती है, सेव हो जाती है, राइट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। हाउएवर यूजिंग दिस मोड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली बेटा एक्सपेंसिव तो होगा, विच इज इट्स मेजर डिसएडवांटेज, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपको दिखाई जाएगी, या हो सकता है ऐसा आपको कोई स्क्रीन दिखाया जाए, तो या इट वुड कॉस्ट अ लॉट। सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है ये ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। अभी इस वक्त भी क्या चल रहा है बेटा, आपके लिए ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन ही चल रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो भी आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए बेटा, कैमरा भी चाहिए, पैनल भी चाहिए, पीसी भी चाहिए, ठीक है, टीचर भी चाहिए। तो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन सबसे इफेक्टिव भी यही होता है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें एक साथ देखने को मिलती हैं। द रैपिड एडवांसमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम्स द वर्ल्ड ओवर। देखा जाए बेटा तो रैपिड एडवांसमेंट जैसे कि हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसने क्या किया है, बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस कम्युनिकेशन सिस्टम में दुनिया भर में लेकर आए हैं। इन दिस सिनेरियो द मोड्स ऑफ audio visual communication assume more importance। the means, ठीक है, the means of audio visual communication include, अब देखो बेटा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, जैसे टेलीविजन, ठीक है। अब भाई मैंने कहा ना, आप अपने प्रोग्राम्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो बेटा टेलीविजन में ही तो देखते हैं। सिनेमा, जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो सिनेमा में भी वही है बेटा सारा, राइट। इंटरनेट विद मल्टीमीडिया, इंटरनेट विद मल्टीमीडिया मतलब इंटरनेट है आपके पास, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जिसमें आप अपनी फोटोज, पिक्चर्स, ग्राफिक्स ये सब देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, जब मीटिंग्स होती हैं एक बिजनेस फॉर्म में, तो बेटा क्या होता है, वो भी तो ऑडियो विजुअली है कि भाई हम सामने वाले को सुन भी पा रहे हैं, उसे हम देख भी पा रहे हैं, ठीक है। कोई प्रेजेंटेशन हो रही है तो वो भी हम देख पा रहे हैं। प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन, बेटा ये सारी चीजें तो वैसे भी कोविड टाइम में, कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक था, जो लॉकडाउन लगा था, उसमें सारे बिजनेस फर्म्स इसी प्रकार काम कर रही थी, ठीक है। ऑनलाइन सारी प्रेजेंटेशंस होती थी, ऑनलाइन सारा काम होता था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी, इंटरनेट विद मल्टीमीडिया ने काम किया, ठीक है। टेलीविजन, सिनेमा बेटा वो तो हम देखते रहते हैं, राइट। चलिए, द ग्रेटेस्ट एडवांटेज of this mode is that it aims at stimulating the senses of both sight and hearing simultaneously। बेटा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये
स्टिमुलेट कर देता है आपकी दो सेंसेस को, और वो दो सेंसेस कौन कौन सी हैं बेटा? देखने की और सुनने की। तो जब कभी भी हम कोई ऑडियो विजुअल मोड का कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे कान और हमारी आंखें बहुत ही एक्टिव हो जाती हैं, है ना? और जब दोनों चीजें एक्टिव हो जाएंगी, हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं, तो बेटा वो मैसेज हमें बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए याद होता है, शायद वो चीज हम कभी भूल भी ना पाए। तभी तो बेटा सिर्फ एक ही बार मूवी देखने के बाद जब लोग सिनेमा हॉल से निकलते हैं तो डायलॉग कैसे गुनगुना देते हैं। वो डायलॉग उन्होंने शायद एक बार सुना होगा, 2 बार सुना होगा, 3 बार सुना होगा, बट वो डायलॉग उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता है ना? किस क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि साइट और हियरिंग दोनों बेटा साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, राइट? एंड दस एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। और यही बेटा क्या कर देता है? मैसेज की इफेक्टिवनेस को बढ़ा देता है। The other advantages are its wider reach and the fact that the message is remembered for a much longer time than it would be if it had been conveyed by any other mode of communication। किसी भी और मोड ऑफ कम्युनिकेशन से अगर इस कम्युनिकेशन के मेथड को कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा लंबे समय के लिए याद रखवाता है क्या? कोई भी मैसेज को। Here again the high cost factor involved is its greatest disadvantage। तो बेटा हाई कॉस्ट फैक्टर तो है, इट कॉस्ट लॉट, बहुत ज्यादा कॉस्ट इसमें लगती है, ठीक है? तो बेटा ये सारा हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? हमारा वर्बल कम्युनिकेशन का। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे: रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? अब बेटा हम बात करेंगे आगे किस पर? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर। जैसा कि बेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम वर्ड्स को यूज नहीं करते अपनी मैसेज को, अपने इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो बेटा हम इसमें क्या करते हैं? हम इसमें बात करते हैं सिंबल्स की, साइंस की, जेस्चर्स की, बॉडी मूवमेंट्स की, फेशियल एक्सप्रेशंस की। और जब कभी भी इन चीजों से मैसेज को बयां किया जाता है तो बेटा इन्हें हम नॉन वर्बल मैसेजेस या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? सो यस, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी हैव फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, मूवमेंट्स, आई कॉन्टेक्ट, नॉडिंग द हेड। बेटा नॉडिंग द हेड का क्या मतलब होता है? मुंडी हिलाना, ठीक है? मानिए आपने कुछ कहा, सामने वाले को हाँ करनी है तो उसने ऐसे कर दिया, सामने वाले को मना करना है तो उसने ऐसे कर दिया। सो दिस इज व्हाट नॉडिंग द हेड। फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है? सामने फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है? जो भी सामने है दैट इज कॉल्ड फिजिकल अपीयरेंस। तो बेटा ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई? आई होप द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। लेकिन इस चीज का है कि बेटा अगर वर्बल मैसेज के साथ नॉन वर्बल मैसेज आ जाए, अगर वर्बल, देखो वर्बल हमने पढ़ा, नॉन वर्बल हमने पढ़ लिया, तो बेटा वर्बल और नॉन वर्बल अगर ये साथ में चलते हैं तो आपका मैसेज बेटा ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, ठीक है? ज्यादा कंप्लीट होता है। क्योंकि बेटा कई बार हमारे शब्द इतना अच्छे से बयां नहीं कर सकते जितना अच्छे से कुछ ऐसे सिंबल्स या हमारे जेस्चर्स बेटा बयां कर सकते हैं, ठीक है? कोई व्यक्ति अपनी व्यथा बताए, शायद आपको इतना एहसास ना हो, बट वो व्यक्ति रो जाए और अपनी व्यथा ना बता पाए, मतलब वो कोशिश तो कर रहा है बताने की बट वो बता ना पाए, अंदर उसका मतलब he has started crying, तो आप उसके चेहरे को देखकर, उसके रोने को देखकर, उसने कोई शब्द नहीं निकाला, आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी व्यथा में वो है ना? और उस चीज को आप भी फील करने लगेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी, ठीक है? तो बेटा यही तो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हम अपनी डेली लाइफ में गुजरते हैं, ठीक है? इट इज एन अनस्पोकन or unwritten message that uses body language. This may be used by itself, अपने आप में ही itself बेटा ये यूज होता है। जैसे frowning, frowning मतलब जैसे झुर्रियाँ या त्योड़ियाँ आप गिर लेते हैं, frowning कर लेते हैं, और smiling आप बेटा स्माइल करके दिखा देते हैं किसी पर, और along with oral communication, या फिर हम oral communication के साथ भी इसे यूज करते हैं, right? In a situation involving the use of oral communication, non-verbal signs play an equally important role. बेटा जब हम oral communication की बात करते हैं तो non-verbal जो साइंस हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जितना शब्द अदा करते हैं। मैंने आपको कहा यहां तक कि कई बार शब्द भी इतना बयां नहीं करते जितने हमारे क्या करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस बयां करते हैं। सोच के देखो, जैसे मानिए कोई नेता जीत गया, अब वो बेटा आपके मोहल्ले, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी से जा रहा है अपनी गाड़ी में,
ठीक है, गाड़ी ऊपर से उसकी छत खुली हुई है, तो वो क्या करेगा, उठकर ऐसे ऐसे दिखाएगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, वी मतलब विक्ट्री, वी मतलब विक्ट्री, वो विक्ट्री का साइन दिखा रहा है, तो उसने कुछ बोला नहीं, बस वो ऐसे दिखा रहा है। या फिर जब इलेक्शन से पहले आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में जब लोग आते होंगे, नेता गण आ गए, है ना, कोई भी पॉलिटिशियन आ गया, वहां का एमएलए जो चुनाव में खड़ा हुआ है, या चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं कि हमें जीत दिलाना, बोलेंगे कुछ नहीं, दे विल डू लाइक दैट। तो ये वी जो है बेटा, ये विक्ट्री सिंबल है, वो जीत मांग रहे हैं आपसे। तो ठीक है, इसलिए दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। While listening to someone, one may also be looking at the person. Their facial expressions, such as a smile or frown, may strengthen the verbal message. I hope this is very much clear, है ना। सोच के देखो बेटा, क्या ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है? बेटा ये हमारी लाइफ में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। एक बार इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। सो चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो बेटा देखिए भाई, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि बेटा मीन्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन की चॉइस कैसे हो, ठीक है, कैसे चुना जाए कि क्या मीन्स लें या फिर क्या मोड होना चाहिए। तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखकर ही मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की चॉइस की जाती है। अब बेटा ये चीजें कौन कौन सी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ठीक है। नेचर ऑफ मैसेज, बेटा मैसेज कैसा है, उसकी क्या प्रकृति है। डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड, एक मैसेज जो दूसरी जगह जाना है, सेंडर कहाँ है और रिसीवर कहाँ है, उसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब बेटा किस तरह उसे भेजा जाए, है ना। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाए, हो सकता है कन्वेंशनल मेथड के थ्रू भेजा जाए, राइट। कॉस्ट फैक्टर, उसमें बेटा कॉस्ट कितनी आएगी और रिसोर्सेज, उसको भेजने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन मौजूद है। रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या संसाधन मौजूद है। तो बेटा इन चीजों को ध्यान में रखकर ही चॉइस की जा सकती है मीन्स या मोड ऑफ कम्युनिकेशन की। ओके चलिए, choosing the right means and mode of communication plays a vital role in the effectiveness of the message, क्योंकि बेटा मैसेज की इफेक्टिवनेस भी तभी बढ़ेगी, being communicated, and such choice depends on various factors। अब बेटा ये various factors एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। So number 1 is organization, size and policy। If the organization is small, अगर organization बेटा small है, छोटी है, तो probably more conversation will be oral। भाई एक ऐसी organization है जो छोटी है, कुछ ही लोग काम करते हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 20 लोग काम कर रहे हैं, 70-80 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेटा क्या होगा, ज्यादातर कॉन्वर्सेशन वहां क्या होगी बेटा, ओरल होगी। Then in the larger organizations where it may be in writing, और अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग न सिर्फ एक शहर में हैं, दूसरे राज्यों में भी हैं, हो सकता है दूसरे देशों में भी हों, और इतने बड़े लेवल पर क्या चल रहा है बेटा, उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो बेटा ज्यादातर क्या होगा, राइटिंग में बात होगी, राइटिंग में काम होगा। The policy for communication also would play a major part in influencing one's choice of mode of communication। तो बेटा इस तरह कम्युनिकेशन किस प्रकार की जाए उसकी चॉइस मेक करनी होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट फैक्टर। The main point to be considered here would be to evaluate, इस चीज का मूल्यांकन करना होता है भाई, evaluate करना होता है कि कॉस्ट कितनी लगेगी, कितनी लागत आएगी, क्या करने में, मैसेज को भेजने में, ठीक है। would be commensurate with the results expected, और क्या जो लागत आने वाली है, जो कॉस्ट लगने वाली है, क्या वो उसके इक्वल है जो हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैसेजेस देने में हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है और सामने से कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा, या सामने से जो रिजल्ट आ रहा है वो हमें कम दे रहा है और हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है। तो बेटा ये भी कम्युनिकेशन, सीधी सी बात है, इफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए बेटा कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Next, nature of the message. Whether the message is confidential in nature, urgent or important, and whether a matter would require a hand delivery or be sent by registered post etc. also influences the choice of mode and means of communication। बेटा कई बार क्या होता है, कुछ मैसेजेस तो आपने ईमेल कर दिए,
भाई कई बार क्या होता है ईमेल कर दिए, लेकिन कुछ मैसेजेस हो सकता है कॉन्फिडेंशियल हो, अर्जेंट हो, भेजे जाने हो, और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है तो क्या होगा भाई, बंदा पास में ही है, दूर है, या किसी दूसरे देश में है। ये भी तो देखा जाता है कि उसी व्यक्ति के हाथ में वो चीज आनी चाहिए, किसी और के हाथ में ना आ जाए, क्योंकि वो मैसेज पर्टिकुलरली उसी के लिए है, कहीं उसका मिसयूज ना हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि हैंड डिलीवरी भी दी जाती है, हैंड डिलीवरी भी दी जाती है, ठीक है, या फिर रजिस्टर्ड पोर्ट से भी भेजा जाता है। तो बेटा नेचर कैसा है मैसेज का, कॉन्फिडेंशियल है, नॉर्मल है, अर्जेंट है, क्या है, उस चीज को दिमाग में रखकर भी बेटा जो हमारा मीन्स है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है डिपेंड करता है, ठीक है। ये चीजें बेटा बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको एक बार समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसको दिमाग में एक बार समझिए, देखिए, इसको दोबारा देखो, वीडियो को बेशक दोबारा देखना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नंबर 4, डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड। तो देखो बेटा डिस्टेंस भी कई बार क्या होता है, ज्यादा होता है, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो हो सकता है कि कॉस्ट फैक्टर भी बढ़े, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो कैसे हम मीन्स और मोड का, कम्युनिकेशन का चॉइस लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं, वो डिस्टेंस पर भी बेटा क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे वेयर द मैसेज इज टू बी सेंट, मैसेज को कहां भेजा जाना है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। विच कुड इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यस, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लेटर को भेजा जाना है अपने पार्टनर के पास इन जापान में, और ये अर्जेंट है, भाई एक लेटर को, एक मैसेज को अगर जापान में भेजा जाना है और ये वाकई बहुत अर्जेंट है, तो शायद यू वुड नॉट थिंक ऑफ सेंडिंग समवन टू पर्सनली डिलीवर इट। तो बेटा आप किसी को भेजने में भी नहीं सोचेंगे, आप व्यक्ति को भेज देंगे, जाओ भाई, पैसा लगे या कुछ भी लगे, जाओ, अर्जेंट है, उसी व्यक्ति को देना है। हो सकता है पोस्ट के थ्रू भेजा जाए तो ज्यादा डिले हो जाए, भाई अगर पोस्ट के थ्रू भेजा जाए तो 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। तो इसलिए आप कल ही जाइए और फ्लाइट पकड़ेगा, कल ही जाएगा, कल ही उतर जाएगा, और डिलीवर भी कल ही कर देगा। तो अर्जेंसी है तो करना पड़ेगा। तो बेटा ये भी डिपेंड करता है किस पर, कि भाई डिस्टेंस पर क्या डिपेंड करता है, कि किस मीन्स के थ्रू या किस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हमें लेकर चलना है, ठीक है। The next is resources. The resources available to both the sender and receiver would also influence your choice. बेटा आपके पास क्या क्या resources हैं, क्या क्या resources available हैं, sender के पास भी और receiver के पास भी, ये भी तो बेटा क्या करता है, ये भी affect करता है आपकी choice को। You can only send a fax if the other person has a fax machine. भाई अगर दूसरे के पास fax machine है तो आप भी सिर्फ क्या कर सकते हो, fax ही कर सकते हो। Therefore, we can see that the choice of a particular mode and means of communication will depend on a case-to-case basis and is influenced by various factors. Clear हुआ? तो बेटा ये कुछ चीजें हैं जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का साइज और पॉलिसी क्या है, कॉस्ट कितनी लगेगी, मैसेज का नेचर कैसा है, कितना डिस्टेंस है, सेंडर और रिसीवर के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। बेटा यही तो चीजें इफेक्ट करती हैं, यही तो चीजें बेटा डिसाइड करती हैं कि क्या चॉइस होनी चाहिए हमारी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर और मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लेकर, ठीक है। तो बेटा आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस की, जैसे कि चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन वी हैव डिस्कस्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी हैव डिस्कस्ड द नॉन वर्बल communication and verbal communication, okay, which are what, which are the means of communication, right? I hope all the concepts are very much clear to you and you have no problem in it, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करिए, चीजों को रिवाइज करते चलिए, ठीक है। in the next class I'll be covering out more of the things in this and I'll take you forward in communication chapter. So thank you for watching this video. I'm from Madhyanam Academy. This is Mohit Bhushan. Thank you.